अगर आपने इस वीडियो के टाइटल को देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि वो कौन सा सवाल है जो एक क्लैट पीजी एस्पिरेंट के दिमाग में सबसे ज्यादा होता है। मुझे केस लॉज को कैसे प्रिपेयर करना है। मैं बात करूं फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की, वो प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है केस लॉस की तो ये केवल क्लैट पीजी एग्जाम है जिसका कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि इसको डिफरेंशिएट करता है बाकी लॉ एग्जाम्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आपको केस लॉस को प्रिपेयर करना है, कितने तरीके के केस लॉज होते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको केस लॉ के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन से सोर्सेज को आपको यूज करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एक पर्टिकुलर आपके पेपर के अंदर। ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं और जितने भी आपके डाउट्स हैं केस लॉ से जुड़े हुए क्लैट पीजी एग्जाम के लिए वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में खत्म कर दूंगा, तो वंस एंड फॉर ऑल। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि वो कौन से ऐसे आपके केस लॉ के टाइप्स होते हैं जो कि आपको इस एग्जाम के लिए स्टडी करने हैं। अब जैसे मान लो आप कोई अपना केस लॉ जब पढ़ने आप बैठते हो तो एकदम से तो ऐसे नहीं होता ना कि आपने शुरू कर दिया कि हाँ आज मैं केस लॉ पढ़ूंगा, पढ़ना शुरू, और जो केस लॉ मिला उसको पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा तो आप करोगे नहीं। आप पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कि कौन से वो टाइप ऑफ केसेस जो कि मुझे पढ़ने हैं। बिकॉज हर साल सुप्रीम कोर्ट आप समझ लो कई हजार जजमेंट देता है, लेकिन हर जजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो कौन से जजमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं पहले हम लोग चलिए उनकी बात करते हैं, और कौन सी वो रेंज है कि कहां तक आपको पीछे जाना है केस लॉस को पढ़ने के लिए, वो बात कर लेते हैं। अब देखिए क्लैट पीजी के अंदर टोटल अगर बात करूं 5 टाइप के जजमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको देखने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। सबसे पहले आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन। अब देखिए वो ये डिसीजन होते हैं जिसके अंदर 5 से लेके 7 जज की या फिर मान लो 9 जज या फिर उससे ऊपर की भी अगर आपकी बेंच बैठी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की डिसीजन हो गई। ये वो डिसीजंस है जिसके अंदर कोर्ट ने बहुत ज्यादा सोचा कि हाँ इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर हमें इतनी बड़ी कोरम बैठाने की जरूरत है, इसीलिए केस अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जितने भी ऐसे जजमेंट्स आए हुए हैं ना इनको आपको पता होनी चाहिए, और इसमें आप कोई कैटेगराइज नहीं कर सकते कि हाँ ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज करते हुए जजमेंट है या कोई अमेंडमेंट हुआ। इसमें गाइडलाइंस भी दे सकते हैं, इसमें कई चीजें हो सकती हैं, तो फिर आपको सारा का सारा पता होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि आपको कहां तक इन जजमेंट्स को पढ़ना है तो 2018 तक अगर मैं बात करूं जितने आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस आए ना उनको आपको पढ़ लेना है, दैट इज अ गिवन फैक्ट। इन जजमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए ये आपके सामने लिखी हुई है। नेम ऑफ द केस रेशियो जो आया था, रेफर्ड स्टेट्यूट, रेफर्ड डॉक्ट्रिन्स, रेफर्ड केसेस, जो रिपोर्ट्स यहाँ पे साइट हुई लॉ कमीशन वगैरह की, बेंच की कॉम्पोजिशन, किसने कंकरिंग डिसीजन दिया, किसने आपका डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, वो सब कुछ। फिर जितने आपके रिलेटेड पैराग्राफ आते हैं जिसमें से कि आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो मेनली होता है किसी मान लो कोई मेन डिसीजन का और आपका कंकरिंग या डिसेंटिंग ओपिनियन का जो मेन पैराग्राफ होता है वो आपको याद रखना है, उसी से पैराग्राफ आपको कोट क्या आता है। तो उसी टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं सब चीजों में से पूछे जाएंगे, तो मैंने वही मेंशन यहाँ पे कर दिया है। एग्जांपल की बात करें, जो लेटेस्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन अभी आ रखे हैं वो है आपका बेगर फाउंडेशन वर्सेस के एस पुट्टास्वामी, जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन है जिसके अंदर कोई ना कोई यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किसी की चेक करी, कुछ करा, कैसे करा, ये सारे आपको पता होने चाहिए 2018 तक के। फिर दूसरे टाइप के उसकी बात करते हैं, डिसीजंस रिलेटिंग टू आपके जो कि दे रहे हैं इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। अब ये वो डिसीजंस होते हैं जिसके अंदर कोर्ट कहता है कि ये जो पर्टिकुलर मैटर है, अब जैसे मान लो इन री एक्सपेडिशियस ट्रायल ऑफ 138 एनआई एक्ट। अब एनआई एक्ट के अंदर जितने भी आपके ट्रायल होता है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम गाइडलाइंस देंगे। 5 जजेस की बेंच यहाँ बैठी उन्होंने गाइडलाइंस दे दिया। इसके अलावा रजनीश वर्सेस नेहा में एंटीरियर मेंटेनेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे वो वर्क करेगा रिगार्डलेस ऑफ किस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस क्लेम किया जा रहा है, हम यहाँ पे गाइडलाइंस देंगे। तो उन्होंने उठा के गाइडलाइंस दे दिए, और क्लैट क्या करेगा, वो गाइडलाइंस को पकड़ेगा और गाइडलाइंस के ऊपर से क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा। जो वहां पे स्टेट्यूट था या फिर जिस पर्टिकुलर चीज के ऊपर गाइडलाइंस दी गई है उसके ऊपर सवाल आएंगे। इसके बाद जो भी आपका नेम है केस का या फिर जो आपमें मेन रेशियो दिया गया, रेशियो दिया जाएगा, फिर आपके गाइडलाइंस आएंगे, वो पूछा जाएगा। तो इस तरीके के जितने जजमेंट्स हैं वो आपके समझ लो 2020 से शुरू करते हुए जितने भी आपके इस तरीके के केस आपको मिल रहे हैं आपको पता होने चाहिए। और वो भी ये ज्यादा मैटर नहीं करता कि वो किस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं। अगर आप बात करते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको जाना है तो ये ध्यान रखना कि जो आपके टॉप 5 टीयर 1 के सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, आपका क्रिमिनल लॉ में आपका सीआरपीसी आईपीसी, इसके बाद आपका फैमिली लॉ, और इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट। इन 5 के अंदर आपके इस तरीके के केसेस हैं, इनको जरूर पढ़ लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर बात करता हूं मैं आर्बिट्रेशन की, या फिर मैं बात करता हूं बाकी मिसलेनियस सब्जेक्ट से, कंपनी लॉ हो गया, टैक्स लॉ हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट्स हो गए, इनके अंदर ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस केस का नाम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर केस ने किस पर्टिकुलर चीज के ऊपर गाइडलाइंस दिया, दैट इज इट। उससे ज्यादा मत पढ़ना यहाँ पे।
आगे बात करते हैं डिसीजंस रिलेटेड टू कंट्रोवर्शियल इश्यूज। अब देखिए ये आपके वो डिसीजंस होते हैं, जैसे मान लो सबरीमाला इशू था, वो एक ऐसा डिसीजन था जो कि कई सालों से चलता आ रहा था और फिर अंत में जाके उसका कंक्लूजन हुआ। फिर जैसे आप मान लो अयोध्या मंदिर का जजमेंट था, वो कई सालों से चलता आ रहा था, अब फिर महंत सुरेश दास ने उसको आके इन्होंने खत्म कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे जजमेंट्स, मतलब ये जितने भी जजमेंट्स हैं बेसिकली ये सारे के सारे वो जजमेंट्स हैं जो कि एक या तो बहुत ही लॉन्ग सेटल डिबेट को खत्म करते हैं और न्यूज में बहुत ज्यादा ये अपना इनका दबदबा होता है। अब जैसे बात करूं मैं अमीश देवगन की, इसके अंदर आपके न्यूज रिपोर्टर थे, उन्होंने कोई बात बोली, उसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, न्यूज में ये बहुत ज्यादा इम्प्लीकेट हुआ कि हाँ ये देखिए हो गया। या फिर अर्नब गोस्वामी के साथ जब हो रहा था पूरी चीजें, उन्होंने अपना बेल के लिए फाइल करी एप्लीकेशन, उसके जो जजमेंट आया। ये जो कंट्रोवर्शियल टाइप के जजमेंट्स होते हैं ना, जो कि न्यूज में कवर हो रहे हैं या फिर कोई लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट सॉल्व कर रहे हैं, ये जजमेंट, अब जैसे लास्ट टाइम में गौतम नलबखा का जजमेंट था वो आया था, इस टाइप के जो जजमेंट्स होते हैं ना ये जरूर से आते हैं क्लैट के अंदर, ये लोग कवर्स को जरूर करते हैं। तो ऐसे टाइप के जितने जजमेंट्स हैं वो भी आपके 2020 तक के आप देख लो। और इसके अंदर भी ज्यादातर आप ये देखोगे चीज कि इसके अंदर आपके जो रिलीजन होता है ना, रिलीजन से जुड़े काफी आपके केसेस होते हैं, और दूसरा आपका यूएपीए या फिर आपका पीएमएलए या फिर एनडीपीएस से जुड़े हुए जो होते हैं ना आपके, उससे जुड़े हुए ज्यादातर केसेस आपके होते हैं। तो फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना कि आपको ज्यादातर जो डोमेन होगा ना वो इन केसेस का इसी के अंदर मिलेगा। फिर आगे बात करते हैं, आपका अगला वो है डिसीजन जो कि किसी इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट के किसी इंपॉर्टेंट स्टेट्यूट को डील कर रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब मेरा ये है, आप समझ लो कॉन्स्टिट्यूशन आपका, जैसे मैंने कहा क्रिमिनल लॉ के अंदर सीआरपीसी आईपीसी, उसके बाद आपका फैमिली लॉ, उसके बाद आप समझ लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट। ये जो आपके 5 सब्जेक्ट है इसके अंदर जितने भी आपके जजमेंट्स आते हैं जो कि किसी इंपॉर्टेंट स्टेट्यूट के ऊपर कोई बात उसमें कही गई है, रेलेवेंट आपके प्रोविजन के ऊपर कोई चीज बोली गई है, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको देखने हैं। ये जितने जजमेंट्स होते हैं ये आपको फिर 2020 से देखना शुरू करने हैं। आप जाइए नेट पे सर्च करिए इंपॉर्टेंट केस लॉज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2020 डाल दीजिए, 2021 डाल दीजिए, 2022 डाल दीजिए, आपको एक मेजर लिस्ट मिल जाएगी। एक बार आप जब इस चीज को एग्जॉस्ट कर लेते हो फिर सर्च करना लिव लॉ के ऊपर, आपको यहाँ पे डाइजेस्ट मिलेंगे, डाइजेस्ट नोट्स, जिसमें आपका पूरा मेंशन रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से केस आ रखे थे। उसके अंदर ये चेक करना कि जो डिसीजन है क्या वो किसी ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्यूट के ऊपर कोई ऐसी बात बोल रहा है जिससे कि उसकी जो जुरिस्प्रूडेंस है या फिर उसकी जो एक इंपॉर्टेंस है वो झलक के बाहर आ रही है कि कोर्ट ने उसके बारे में कुछ स्पेशल बोला है, तभी उस जजमेंट को पढ़ना। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी कोई ऐसे जजमेंट्स अगर आते हैं, जैसे मान लो यूएपीए हो गया, एनडीपीएस हो गया, तो वो आपका ज्यादातर ना इन जो आपके आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, आपका सीआरपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उससे जुड़ के ये लोग आते हैं, तो उनको भी आपको देखते हुए चलना है। और फिर इसके अलावा भी अगर आप बात करो कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, आर्बिट्रेशन, फिर आपका लेबर लॉ हो गया, इस टाइप के सब्जेक्ट्स के अंदर भी कुछ कुछ आपके इंपॉर्टेंट केसेस जो है ना वो आप करते हुए चलो, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर लास्टली ऐसे डिसीजंस जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को किसी पर्टिकुलर एक्ट की या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट्यूट की चेक कर रहे हैं, ये वो जजमेंट्स होते हैं जिससे मान लो आप बात कर रहे हो मनीष कुमार की, तो इसके अंदर बैंक्रप्सी कोड की जो अमेंडमेंट हुई थी उसको यहाँ पे चैलेंज करा गया, उसको यहाँ पे टेस्ट करा गया। फिर जरनैल सिंह लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2022 के जजमेंट था, रिजर्वेशन प्रमोशन के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे कोर्ट ने दिया। तो ये जितने भी आपके टाइप के जजमेंट्स होते हैं जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, किसी प्रोविजन की या फिर किसी अमेंडमेंट की चेक करते हैं, और इसमें जरूरी नहीं होता है कि आपकी 5 जजेस की या फिर 7 जजेस की बेंच बैठी हो, ये जजमेंट्स आपको पूरे पूरे पता होने चाहिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जिसके के ऊपर क्लैट सवाल मतलब मोस्ट प्रोबेबली पूछ ही सकता है। जैसे अभी विनीता शर्मा, राकेश शर्मा पे आपका 2021 में क्वेश्चन आया था, पूरा पूरा पूछा गया, तो इसके अंदर भी आपका जो भी चैलेंज एक्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए, नेम ऑफ द केस पता होना चाहिए, जो रेशियो है उसका, रेफर डॉक्ट्रिन्स हो गए, मतलब ये सब चीजें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी इसके अलावा ही मैंने जो जो इंपॉर्टेंट आपके जजमेंट्स आपको पता होना चाहिए उसके अंदर मैंने मेंशन करा है कि किन किन चीजों के ऊपर जजमेंट पूछा जाता है, तो उसको आप जरा सा स्लाइड में आगे पीछे करके उसको नोट कर लीजिएगा, वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगा ये समझने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अगर मैं आगे बात करूं, अगर आपको अभी थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा है कि यार मैं इतने सारे जजमेंट्स कैसे कवर करूंगा, क्या करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज संभव लॉ के अंदर मैंने एक पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर करी कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स के अंदर, जहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं विद जितने भी उनके अंदर स्टेट्यूट्स कवर्ड हैं वो सारे के सारे क्लैट पीजी के लिए मैं कवर करवा रहा हूं इन वीडियो लेक्चर फॉर्मेट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो केसेस आपके छूट जाएंगे उसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा।
कोई भी ऐसा केस होगा नहीं जो कि आपका छूटेगा। और साथ में 70 मॉक पेपर्स आपके होंगे जो कि तीनों साल के पैटर्न को 2020, 2021 और 2022 को तीनों को कवर करेंगे। 70 मॉक पेपर्स इन टोटल होंगे, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा एग्जॉस्टिव ये आपका कोर्स होने वाला है। और इसका जो अभी करंट प्राइस है वो आपका 3199 चल रहा है। आई आई बेसिकली मैं आपसे कह सकता हूं कि इससे कम प्राइस में, इतने अच्छे प्राइस में आपको कोई भी इतना अच्छा कोर्स इस पॉइंट पे प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आई एम द ओनली वन हु इज डूइंग दिस। अगर आपको चेक करना है आप चेक कर सकते हो। अगर आपका एनरोल करने का मन है आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपको वैसे ही प्रिपेयर करना है देन आप ये वीडियो आगे तक देखते रहिए। मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए यहाँ पे वैसे भी बैठा हूँ। फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं फर्दर, आपको इन केस लॉस को स्टडी अप करना कैसे है। मतलब आपने कोई केस पकड़ लिया, केस को पकड़ने के बाद उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो आपके टाइप ऑफ जजमेंट्स है ना, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी इंफॉर्मेशन पकड़ रहे हो, कितनी इंफॉर्मेशन छोड़ रहे हो। तो मैं एक एक करके वही बात करता हूँ। यहाँ पे जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूं वो है आपका नवतेज सिंह जौहर का, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर नवतेज सिंह जौहर मैं पढ़ रहा हूँ क्लैट पीजी एग्जाम के लिए, मैं क्या पढ़ूंगा? मैं पहले पढ़ूंगा नेम ऑफ द केस। नेम ऑफ द केस क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है। बिकॉज क्वेश्चन क्या आता है कि ये फला फला चीज जो है ये किस पर्टिकुलर केस में हेल्ड करी गई थी। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन बताओ। या फिर क्या करेंगे, ये फला फला चीज किस केस में नहीं बोली गई थी। और वो लोग आपसे उम्मीद ये करेंगे कि आपको जो केस ऑड वन आउट है, जिस केस में वो बात नहीं बोली गई, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके उस तरीके के सवाल के लिए आपको नेम ऑफ द केस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपका दूसरी चीज होती है कोरम ऑफ जजेस विद कंकरिंग एंड डिसेंटिंग ओपिनियन। अब देखिए क्या होता है ना, जैसे अब आपका इस बार जब आया तो आपका अमन लोहिया, किरण लोहिया और आपका गुरमीत सिंह के ऊपर इन्होंने जजमेंट जो थी बेंच की, वो कॉम्पोजिशन इन्होंने पूछ ली। इसके पहले 2020 में जब ये लोग थे, इन्होंने उठा के बेंच की कॉम्पोजिशन पूछी थी और भी केसेस की, जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस तो उनका पूछा था। तो जब आप लैंडमार्क केसेस पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के केसेस पढ़ रहे हो, या फिर ऐसे केसेस पढ़ रहे हो जिसमें कि कोर्ट ने आपकी मेनली गाइडलाइंस दी है, अगर, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की डिसीजन है, या तो गाइडलाइंस दे रखी है, या फिर इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट स्टेट्यूट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करी गई है, ये 3 चीजें अगर हैं तो भैया उसकी जो आपकी कोरम है ना, उसको ध्यान से याद कर लेना। दैट इज, क्योंकि वो जो चीज है ना, वो कहीं ना कहीं आपको पक्की बता रहा हूं बात, काम देगी। जरूरी नहीं है कि हर जजमेंट का आप पढ़ने बैठो, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप समझ लो 200-300 जजमेंट पढ़नी होंगी और सबके नाम कोरम याद कर पाना कठिन होता है। उससे अच्छा पता है आसान तरीका क्या होता है, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। होता क्या है कि जो आपके जजेस होते हैं ना, जैसे मान लीजिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है, तो अगर आप उनके जजमेंट्स को स्टडी करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगने लगेगा कि वो एक सर्टेन काइंड ऑफ बेंच में बैठते हैं, सर्टेन काइंड ऑफ केसेस वो देखते हैं। फिर उनका जो जजमेंट लिखने का स्टाइल होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर उनके कुछ आपके आइडियोलॉजिकल आपके बायसेस होते हैं, बायसेस मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि वो कुछ अपना एक स्पेशल रखते हैं बात, कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से डिराइव होता हूं, तो उनके जजमेंट्स में आपको वो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने कोई जजमेंट आता है और अगर आप ये चीज स्टडी कर लेते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके 30-40 जजेस हैं वो किस टाइप के जजमेंट्स देते हैं, क्या क्या उनका स्टाइल हो सकता है, किस टाइप की बेंच में वो बैठते हैं, तो एक इंटेलिजेंट गेस वर्क करने के लिए आपको कोरम ऑफ जजेस के अंदर कि क्या आया, किसने डिसेंटिंग दिया, किसने कंकरिंग दिया, क्या हुआ, वो आप आंसर करने में थोड़े से और बेटर हो जाओगे। ये चीज जो हमारे टॉपर्स है उसमें से कई लोगों ने ये चीज करी है कि उन्होंने एक इंटेलिजेंट गेस वर्क लगाया कि हाँ ये जो जज था ये इस बेंच में इसलिए है बिकॉज ये इस टाइप की जजेस, मतलब इस टाइप के डिसीजन से बैठता है। फिर इसकी जो पर्टिकुलर तरीका है जजमेंट लिखने का, या फिर बात करने का जो तरीका है, फिर जो ये आइडियोलॉजी फॉलो करता है वो इस तरीके की है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंपॉर्टेंट जो आपके जजमेंट्स होते हैं जो कि रेफर करे गए हैं केस के अंदर, वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उसमें भी 2 टाइप के होते हैं। आपके वो जजमेंट जो कि मान लो अगर कोई ऐसा केस है जिसने कि ओवर रूल करा किसी पर्टिकुलर जजमेंट को, वो आप जैसे मान लो विनीता शर्मा राकेश शर्मा है तो उसमें प्रकाश वर्सेस फुलवती हो गया। और जैसे इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नास फाउंडेशन हो गया, सुरेश कौशल हो गया। तो ये सब जितने केसेस होते हैं ना, ये आपको पता होने चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लैंडमार्क केसेस डील करे गए हैं, जैसे मान लो केएस पुट्टा स्वामी डील करा गया था यहाँ पे नवतेज सिंह जौहर में, नाजा जजमेंट यहाँ पे डील करा गया था, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसके अलावा जो कि लॉज आपके इन्वॉल्व होते हैं ना इन केसेस के अंदर, जैसे मान लो यहाँ पे सेक्शन 377 है, इसके अंदर क्या एक्सेप्शंस है, कौन कौन से यहाँ पे चीजें डील हो रही हैं, जो आर्टिकल्स डील हो रहे हैं, जो बातें पूरी लिखी हुई हैं, और साथ में जो ये आपका सेक्शन है इसके अंदर जो इसकी थ्योरी होती है, थ्योरी के अंदर कौन से ऐसे केसेस हैं
जो कि आपको डील करने हैं, जो कि जैसे मान लो मेंटेनेंस की मैं बात करूं तो उसमें आपका लिस्ट ऑफ केसेस हैं जिसमें कि लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस इस केस में ऐसे मिलेगा, ये होगा, ये होगा। या फिर आप अगर बात करते हो आर्टिकल 14 की, या फिर बात करते हो आर्टिकल 12 की, 13 की, हर उसमें केस लॉज का एक पूरा बंच होता है जो कि हिस्टोरिकली बताता है उस पर्टिकुलर स्टेट्यूट के बारे में कि जो काम लेजिस्लेचर ने नहीं करा वो काम कोर्ट अपने इंटरप्रिटेशन के थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू करती है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके प्रिंसिपल्स या फिर डॉक्ट्रिन्स जो कि यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। और जो एक्सपोनेंशियल एस्पेक्ट जो भी कवर किया गया वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। मतलब बेसिकली बात ये होती है कि वो जजमेंट जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हैं, या फिर आपके ज्यादा जिसमें किसी वैलिडिटी किसी स्टेट्यूट की चेक हुई, या फिर मान लो ऐसे जजमेंट खास करके जिसके अंदर कोई कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट डिस्कस हुआ था, जैसे अर्नब गोस्वामी की जजमेंट में उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से पूरा का पूरा पूछ लिया, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस किस तरीके की यूज करी गई है, वो आपको पता होनी चाहिए। फिर मैं अगर बात करूं लास्टली कि आपको कौन कौन से सोर्सेस को यूज करना है केस लॉज को पढ़ने के लिए, तो दैट इज गोइंग टू बी मेरा जो हिसाब, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। अगर आप बात करें तो सबसे पहले आपको शुरू कहां से करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस के लिए पूरी एससीसी आपके जो ऑब्जर्वर की वेबसाइट है, इसको पूरा पूरा खत्म करिए। ठीक है, इसको पूरा आपको खत्म करके पूरा घोट के पी जाना, नंबर 1। नंबर 2, लिव लॉ के ऊपर और बार एंड बेंच के ऊपर आप ऐप डाउनलोड कर लो। लिव लॉ का सब्सक्रिप्शन ही खरीद लो, बहुत ही अच्छा रहेगा। बैठो रोज, देखो क्या जजमेंट आ रहा है, नोट करो उसको, बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग पे जाना, यहाँ पे भी आपको जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन होते हैं या फिर बाकी के, ब्लॉग बहुत आराम से मिलते हैं। अगर आपको पैसा खर्च करने का मन नहीं है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर जेएन पांडे फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो लेटेस्ट एडिशन है वो ले लेना। इसके अंदर ना जितने आपके रिसेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस होते हैं, जो कि सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे बिल्कुल ब्रीफ में। और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वैसे भी ये बुक काफी ज्यादा हेल्प करेगी, तो ये जरूर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करते हो कमर्शियल लॉ की, आर्बिट्रेशन, कंपनी लॉ, टैक्स वगैरह, मोन्दाक का यूज करना, बहुत ही सही वेबसाइट है, यहाँ पे आपको बढ़िया मिलेगा। फिर आई प्लीडर्स, वैसे तो बहुत ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स नहीं है, मैं इसको बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन ये पता करने के लिए कि कौन से वो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि आपको कवर करने चाहिए, अगर आई प्लीडर्स ने उसको कवर कर रखा है ना, तो एक चीज ये समझना कि वो केस आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली यही पता लगाने के लिए कि कोई केस इंपॉर्टेंट है फिर या नहीं, कोई भी केस का नाम सर्च करो गूगल के ऊपर, अगर बहुत सारे सोर्सेज को कवर कर रखा है, जैसे मान लो मीडिया आउटलेट्स ने कवर करा है, आई प्लीडर्स ने कवर करा, बाकी लोगों ने कवर करा, तो समझ लो केस अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया। अगर बहुत लोगों ने कवर नहीं करा तो मतलब समझ लो कि वो केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई केस अगर बहुत ज्यादा कवर नहीं करा गया तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, फिल्टर बता रहा हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हो। मेजॉरिटी जजमेंट्स के लिए ये चीज अप्लाई करती है। फिर गौतम भाटिया सर के ब्लॉग्स देख लीजिएगा, और फैजान मुस्तफा सर जो वीडियोस बनाते हैं ना, प्लीज उनको जरूर देख लीजिएगा। उसके अंदर से जो जो वो चीजें कवर करते हैं उसमें आपके जजमेंट जो होते हैं आता उस पर जरूर क्वेश्चन है एक ना एक, उसको जरूर देखते हुए चलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोर्स में एनरोल करना तो आप कोर्स में एनरोल करिए। आई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, बाय।